आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो बहुत ही खौफनाक तरीके से होती है। हाँ, वो सफेद बर्फ और उस पे वो लाल रंग का बिखरना। बिल्कुल, तांजीरो कमाटो की कहानी का वो शुरुआती पल, मेरा मतलब है जब उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। सही बात है, उस सीन को कोई आसानी से नहीं भूल सकता। लेकिन आज हम इस चर्चा में उस दिन की घटना के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कहानी का हर फैन जानता ही है। हाँ, तो आज हमारा फोकस कुछ और ही होने वाला है। एग्जैक्टली। आज का हमारा मिशन इन सोर्सेज और नोट्स के आधार पर यह समझना है कि उस एग्जैक्ट मोमेंट में जब तांजीरो की दुनिया उजड़ गई थी तो उसका दिमाग पूरी तरह से शटडाउन क्यों नहीं हुआ। ये एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हाँ, मतलब एक इंसान का दिमाग इतने बड़े ट्रॉमा को प्रोसेस करके उसे एक बिल्कुल इम्पॉसिबल से लक्ष्य में कैसे बदल देता है। देखिए, अगर मैं साइकोलॉजी के नजरिए से बता रही हूँ ना, तो ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। जब किसी इंसान के सामने अचानक इतना बड़ा विनाश आता है तो हमारा दिमाग आमतौर पर फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में चला जाता है। मतलब वो लड़ेगा, भागेगा या फिर एकदम सुन पड़ जाएगा। बिल्कुल। और ज्यादातर केसेस में इतना बड़ा सदमा इंसान को फ्रीज कर देता है। लेकिन तांजीरो के सोर्सेज बताते हैं कि उसने एक अलग ही रास्ता चुना। हाँ, और वही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। वो अपनी बहन निज़ोको को देखता है, जो अब इंसान नहीं रही है। उसकी आंखें और हरकतें एक डीमन की बन चुकी हैं, और वो तुरंत डिसाइड कर लेता है कि वो उसे वापस इंसान बनाएगा। जबकि इस डिसीजन का उस वक्त कोई लॉजिकल बेस था ही नहीं। मुझे ठीक यहीं पर एक बात समझ नहीं आ रही है। कैसी बात? जब कोई इतना भयानक ट्रॉमा झेलता है तो उसका अचानक इस तरह के मिशन मोड में आ जाना ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट लगता है। अच्छा। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये वैसा ही है जैसे आप किसी डूबते हुए इंसान को बचाने बर्फीले पानी में कूद जाएं। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। और वो डूबता हुआ इंसान घबराहट में आपको ही पानी के अंदर खींचना शुरू कर दे। एक आम इंसान की पहली रिएक्शन क्या होगी? वो खुद को बचाएगा ना। सही बात है, वो उसको छोड़ देगा अपनी जान बचाने के लिए। बट तांजीरो उस डीमन बन चुकी बहन को अपने कंधे पर उठा लेता है। तो क्या ये डिसीजन उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बहादुरी का प्रूफ है? या फिर क्या ये ट्रॉमा का इतना गहरा असर है कि उसका दिमाग सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है? मतलब क्या वो किसी डिनायर में है? देखिए, आपकी डूबते हुए इंसान वाली एनालॉजी काफी हद तक ठीक है, पर ये तांजीरो के माइंड को पूरी तरह क्लियर नहीं करती। अच्छा, तो क्या चल रहा था उसके दिमाग में? तांजीरो सच्चाई से भाग नहीं रहा था। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि नेज़ुको डीमन बन चुकी है। यहाँ कोई डिनायल नहीं है। तो फिर वो क्या है? इसे साइकोलॉजी में हम रेडिकल एक्सेप्टेंस एंड रिफ्रेमिंग कहते हैं। रेडिकल एक्सेप्टेंस, ये वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो उस वक्त की भयानक सच्चाई को कंप्लीटली एक्सेप्ट करता है, पर उसे अपना फाइनल फ्यूचर मानने से इनकार कर देता है। ओह, मतलब उसने रियलिटी देखी पर हार नहीं मानी। एग्जैक्टली। अगर वो उस पल में रुककर अपने परिवार की मौत का शोक मनाता ना, तो उसका दिमाग उस सदमे के बोझ तले पूरी तरह बिखर जाता। दिमाग फट जाता उसका एक तरीके से। बिल्कुल। तो नेज़ुको को वापस इंसान बनाने का वो इम्पॉसिबल प्रॉमिस असल में उसका साइकोलॉजिकल एंकर बन गया। साइकोलॉजिकल एंकर, ये पर्सपेक्टिव तो पूरी पिक्चर ही बदल देता है। पागल होने से बचाने का एक डिफेंस मैकेनिज्म था। वाओ, मतलब उसने अपने दर्द को प्रोसेस करने के बजाय उसे एक ऐसे गोल में चैनलाइज कर दिया जिसने उसको टूटने से बचा लिया। सही पकड़ा आपने। लेकिन एक बात और है, सिर्फ दिमाग में एक एंकर बना लेने से रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व नहीं हो जाती ना। बिल्कुल। उसके सामने तो खतरनाक डीमंस थे। वही तो, उसे उन चीजों से लड़ना था जो इंसानी समझ से बाहर हैं। और यहीं पर सोर्सेज में जो उसकी पहली लड़ाई का जिक्र है वो मुझे बहुत अजीब लगता है। आप उस अंधेरे जंगल वाली फाइट की बात कर रहे हैं? हाँ, एक ठंडे जंगल का माहौल है, सामने खूंखार डीमन खड़ा है और तांजीरो के हाथ कांप रहे हैं। ये किसी हीरो वाली एंट्री तो बिल्कुल नहीं थी। और ये दिखाना जरूरी भी था, क्योंकि तांजीरो कोई बॉर्न फाइटर नहीं है। सही बात है, वो तो पहाड़ों में कोयला बेचता था। बस। तो एक आम लड़के को अचानक ऐसी वायलेंट दुनिया में डाल दोगे तो उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड ही तो होगा। उसके पास लड़ने की कोई मसल मेमोरी नहीं थी। और इसी नर्वस ओवरलोड का रिजल्ट वो निकालता है जिसे पढ़कर कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक सकता। हाँ, वो डायलॉग सच में कमाल का था। एक तरफ लाइफ और डेथ का सवाल है, डीमन उस पे हंस रहा है और तांजीरो का डर अचानक एक अजीब से गुस्से में फट पड़ता है। और वो डायलॉग किसी एक्शन फिल्म का नहीं लगता। बिल्कुल, किसी इंटरनेट मीम जैसा लगता है। वो जोर से चिल्लाता है कि अबे डीमन, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे को हरा सके। और उसके बाद जो वो आवाजें निकालता है, मक्का, डीमन, मियो, गोप 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 गोप,
ये पढ़ के लगता है जैसे वो इंसान नहीं कोई अजीब जानवर बन गया हो। यहाँ तक कि डीमन भी कंफ्यूज हो जाता है। वही तो डेमन सोचता है कि भाई ये लड़ रहा है या मीम बना रहा है। इतने सीरियस सीन में ये अजीब सा ह्यूमर कहाँ से आ गया? देखिए, इस मीम वाले ह्यूमर के पीछे भी एक बहुत लॉजिकल न्यूरोलॉजिकल रीजन छिपा है। अच्छा, इसमें भी लॉजिक है? बिल्कुल। जब किसी इंसान का दिमाग किसी ऐसे खतरे का सामना करता है जिसका उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस ना हो, तो नॉर्मल बिहेवियर के सारे स्क्रिप्ट्स टूट जाते हैं। मतलब दिमाग को समझ नहीं आता कि अब बिहेव कैसे करना है। हाँ, तांजीरो का दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि डीमन से लड़ते कैसे हैं, तो उसने अपने डर और पैनिक को एक प्राइमल अनियंत्रित एनर्जी में निकाल दिया। ओह, तो जो शॉर्ट सर्किट हुआ उससे ऐसी आवाजें निकली। सही कहा। वो कोई इंटेंशनली मीम नहीं बना रहा था, वो उसके पैनिक का एक एक्सट्रीम वर्जन था। ये बात क्लियर होती है। पर उस लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो अजीब अटैक नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या है? सबसे अहम बात यह है कि उस अटैक के तुरंत बाद तांजीरो को ये रियलाइज होता है कि वो कितना इनएक्सपीरियंस्ड है। हाँ, उसे अपनी लिमिट समझ आती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अपने इस कॉग्निटिव ओवरलोड और पैनिक को कंट्रोल नहीं किया तो निजुको को बचाने का वादा बस एक वादा ही रह जाएगा। वो लड़ाई उसके लिए एक बड़ी वेकअप कॉल थी। और इसी वेकअप कॉल के बाद वो इंटेंस ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसे सोर्सेज में एक टॉर्चर की तरह बताया गया है। बिल्कुल टॉर्चर ही तो था। सुबह दोपहर शाम बस ट्रेनिंग और रात में लेटते हुए लाइफ के डिसीजंस पर डाउट करना। एक ही साइकिल बन गया था उसकी लाइफ का, फाइट, सर्वाइव और रिपीट। लेकिन ये सफर ना तब और भी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब तांजीरो की टीम बनती है। और यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। कंफ्यूज क्यों? देखिए, एक तरफ तांजीरो का मिशन इतना सीरियस है, पर दूसरी तरफ उसकी टीम, जिसे परफेक्ट केओस बोला गया है, वो मुझे ठीक से फिट नहीं लगती उस मिशन के साथ। उस टीम का डायनामिक इस कहानी का एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल हिस्सा है। जरा उन कैरेक्टर्स पर ध्यान दीजिए। वही तो सबसे अजीब लगता है मुझे। पहले जेनित्सु की एंट्री होती है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है तो अपनी खुद की परछाई देखकर होता है कि भाई मेरी लाइफ खत्म। उसका पूरा एग्जिस्टेंस डर पर बेस्ड है। हाँ, पर जैसे ही उसका डर टॉलरेट करने की लिमिट से बाहर होता है और वो बेहोश होता है, वो अचानक से एक लाइटनिंग स्पीड वाला खतरनाक फाइटर बन जाता है। वो स्विच एकदम अनबिलीवेबल होता है। और फिर आता है इनोजुके, चेहरे पर वाइल्ड बोर का मास्क पहने हुए, जिसे बात करना नहीं आता, बस हर किसी को बोलता चल फाइट कर। उसमें सोशल स्किल्स के नाम पर जीरो है वो। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ ना, तो ये मुझे एक कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा लगता है। कॉलेज ग्रुप प्रोजेक्ट कैसे? हाँ, जहाँ एक मेंबर डिप्रेशन और पैनिक में है, दूसरा बिना वजह सबको आग लगाने पर तुला है और तीसरा किसी तरह प्रोजेक्ट पास करवाने की कोशिश कर रहा है। ये एनालिटी बहुत मजेदार है। मेरी उलझन ये है कि क्या ये पागलपन तांजीरो के सीरियस मिशन की डेप्थ को थोड़ा कम नहीं कर देता? ये ग्रुप प्रोजेक्ट वाली बात फनी जरूर है, पर परफेक्ट क्योस का कॉन्सेप्ट थोड़ा और डीप है। मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा इसे। अगर हम इसे सिगमंड फ्रॉयड के साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चरल मॉडल से जोड़कर देखें ना, तो ये पूरी टीम एक सिंगल ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इंसानी दिमाग को कैसे? इनोसुके यहाँ पर पूरी तरह से इड है। इड मतलब वो कच्ची और अनियंत्रित एनर्जी और बिना सोचे समझे एक्शन लेने की टेंडेंसी। हो, जो बस ब्लाइंडली आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और जेनित्सु वो फियर और सेल्फ डिफेंस की टेंडेंसी को शो करता है, जहां कॉन्शियस माइंड डर से पैरालाइज होने पर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ले लेता है। वेट, ये काफी माइंड ब्लोइंग पॉइंट है। तो अगर इनोसुके इद है और जेनित्सु वो सबकॉन्शियस माइंड है, तो तांजीरो क्या हुआ यहाँ पर? ईगो, एकदम सही। तांजीरो वो बैलेंस्ड ईगो है जो इन दोनों एक्सट्रीम्स को मैनेज कर रहा है और साथ ही अपने खुद के ट्रॉमा को भी हैंडल कर रहा है। समझ गया। जरा सोचिए, अगर तांजीरो को अकेले इस सफर पर जाना पड़ता या उसके साथ उसी के जैसे सीरियस और दुखी लोग होते तो क्या होता? वो शायद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और अकेलेपन से अंदर ही अंदर टूट जाता। यही बात है। ये परफेक्ट केओस उसके मिशन को वीक नहीं करता, बल्कि एक बफर का काम करता है, एक मेंटल सपोर्ट की तरह। हाँ। इनोसुके का वो वाइल्ड बिहेवियर और जेनित्सु का रोना धोना तांजीरो को उस डार्क स्पेस में डूबने से रोकते हैं। ये मैडनेस ही उसे रियलिटी और ह्यूमैनिटी से कनेक्ट रखती है। मतलब ये दोनों कार्टूनिश कैरेक्टर्स एक्चुअली उसके मेंटल ब्रेकडाउन को रोकने वाले शॉक ऑब्जर्वर्स हैं। ये बहुत ही डीप थॉट है ना? लेकिन जब हम ह्यूमैनिटी की बात कर ही रहे हैं, तो सोर्सेज में तांजीरो का एक और बिहेवियर बार बार हाईलाइट होता है जो हर लॉजिक के अगेंस्ट लगता है। आप उसकी डीमन काउंसलिंग की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ये इस डिस्कशन का सबसे अजीब और कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट लगता है मुझे।
कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों लगता है आपको? क्योंकि आमतौर पर जब कोई अपना परिवार खोता है किसी और की वजह से, तो वो बदले की आग में अंधा हो जाता है। उसका बस एक गोल होता है, मौत देना। हाँ, नॉर्मली यही होता है। लेकिन यहाँ जब खून बह रहा है और मौत बिल्कुल सामने है, तब तांजीरो दुश्मनों को इमोशनल स्पीच दे रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि तुम बुरे नहीं हो। हाँ, और ये इतना अजीब है कि बेचारे डीमंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तू मारने आया है या काउंसलिंग करने? क्या वॉरजोन में ऐसी दया किसी फाइटर को वीक नहीं बनाती? ये सवाल बिल्कुल नेचुरल है कि एम्पैथी वॉर में कमजोरी क्यों ना मानी जाए। एक सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन जानलेवा हो सकता है। लेकिन यहीं पर हमें तांजीरो के रेडिकल एम्पैथी वाले प्रिंसिपल को समझना होगा। रेडिकल एम्पैथी? हाँ, ये कोई साधारण मर्सी नहीं है। ये एक बहुत ही केयरफुली चुनी हुई स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल चॉइस है उसकी। थोड़ा डिटेल में बताइए इसे। तांजीरो ये कभी नहीं भूलता कि जो मॉन्स्टर्स आज उसके सामने खड़े हैं वो भी कभी इंसान थे। वो रोज अपनी बहन नेजुको को देखता है ना। हाँ, जो एक डीमन होकर भी इंसानियत नहीं भूली है। उसी फ्रेम ऑफ माइंड से देखना पड़ेगा। ओह, अब मेरे दिमाग में लिंक्स जुड़ रहे हैं। मतलब उसकी ये काउंसलिंग सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को एक सच याद दिलाने का जरिया थी। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिवेंज इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। सही बात है। अगर तांजीरो नफरत से लड़ता तो वो मेंटली खुद भी एक डीमन बन जाता। उन दुश्मनों की तकलीफ को एक्सेप्ट करके वो असल में खुद की इंसानियत की रक्षा कर रहा है। तो ये एम्पैथी उसको वीक नहीं बनाती, बल्कि उसे एक ऐसा मेंटल बैलेंस देती है जो कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। एकदम सही। वो कितनी बार गिरता है, दर्द सहता है, पर वापस खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी फाइट किसी को खत्म करने की नहीं बल्कि बचाने की है। सच में, ये पर्सपेक्टिव तो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। उसकी दया ही उसका सबसे बड़ा आर्मर है। और यही बात इस सफर के मैसेज को क्लियर करती है। हम कहानियों से तभी कुछ सीख सकते हैं जब हम उसके पीछे की ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें। बिल्कुल। तो अगर मैं आज के इस डीप डाइव की सबसे बड़ी इंसाइट्स को सम अप करूं, तो बात बस इतनी नहीं है कि ये एक एक्शन स्टोरी है। बिल्कुल नहीं, ये एक्शन से कहीं आगे की बात है। ये इस बात का एक प्रॉपर मास्टर क्लास है कि इंसान का दिमाग एक्सट्रीम ट्रॉमा को कैसे सर्वाइव करता है। नेजुको को ठीक करने का इम्पॉसिबल वादा उसके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म था। और वो जेनित्सु और इनोसुके का परफेक्ट केओस उसको सैनिटी में रखने वाला बैलेंस था। और सबसे बड़ी बात, उसकी रेडिकल एम्पैथी कोई फ्लॉ नहीं था, बल्कि खुद को मॉन्स्टर बनने से बचाने की सबसे अच्छी ट्रिक थी। स्टोरी का हर एक एलिमेंट, चाहे वो फनी हो, डरावना हो या इमोशनल हो, एक साथ मिलकर ह्यूमन रेजिलियंस को दिखाता है। और ये रेजिलियंस इतनी डीपली फील होती है कि सोर्सेज उसको कवर करने के बाद एंड में एक मजेदार नोट भी छोड़ते हैं। हाँ, वो वार्निंग वाली बात। डॉक्यूमेंट्स में मजाक में लिखा है कि अगर कोई इस सफर को नजरअंदाज करता है तो जेनित्सु कहीं दूर जोर जोर से रोने लगेगा। और अगर कोई इसमें हिस्सा लेने से कतराएगा तो इनोसुके सीधा दरवाजा तोड़कर चैलेंज करेगा। और अगर किसी सुनने वाले ने इस सब के बाद भी कुछ रिएक्ट नहीं किया तो तांजीरो बड़ी इमोशनल आवाज में बोलेगा कि तुम बुरे नहीं हो, बस लाइक नहीं किया। उस डार्क और डेंजरस दुनिया में इस तरह का ह्यूमर ही वो अल्टीमेट बैलेंस क्रिएट करता है। सही कहा। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है जो रियल लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। हाँ, आज हमने देखा कि नेजुको की इंसानियत इस बात से डिसाइड नहीं होती कि वो बाहर से कैसी खौफनाक दिखती है, बल्कि इस बात से होती है कि वो दूसरों को बचाने के लिए क्या कर रही है। एकदम। तो इससे इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम रियल लाइफ में भी यही गलती नहीं करते। हम अक्सर लोगों का गुस्सा, उनका सख्त नेचर या रफ बिहेवियर देखकर उन्हें तुरंत डीमन मान लेते हैं, जो कि बहुत कॉमन आदत है लोगों की। हो सकता है कि जो इंसान बाहर से सबसे ज्यादा सख्त या बुरा लग रहा हो, वो एक्चुअली अंदर से किसी बहुत गहरे ट्रॉमा या दर्द से लड़ रहा हो, जिसे किसी पनिशमेंट की नहीं बल्कि तांजीरो जैसी थोड़ी सी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो। ये एक ऐसा थॉट है जो वाकई हमारा नजरिया बदल सकता है। उम्मीद है कि सब इस बारे में जरूर सोचेंगे। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफर में